आज के व्याख्यान में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रकार जो मैंने पिछले व्याख्यान में बताए थे कि मानकीय और अनुभवात्मक, इनमें की मूल विशेषताएं क्या हैं और किन वजहों से राजनीतिक सिद्धांतों को ये विभक्तिकरण किया गया है। तो ये मैं आपको बता चुका था कि किसी भी विषय के लिए सिद्धांतों की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। उस विषय को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित करने के लिए सिद्धांत आवश्यक हैं। साथ ही साथ राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए, उस विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए और के लिए सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि हर विषय अपने सिद्धांतों को विकसित करने पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है और यही बात राजनीति के बारे में, राजनीतिक विज्ञान के बारे में सही है कि राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य विषय को ज़्यादा वैज्ञानिक बनाना, मानव व्यवहार को समझना, राजनीतिक यथार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा समझना और समझाना, ताकि हम राजनीतिक व्यवहार के बारे में कोई निर्णय कर सकें, कोई निर्णय ले सकें। इसी वजह से सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है और ये आवश्यकता, कल एक चीज़ रह गई थी उसी पर हम वापस चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के व्यवहार के कई तत्व हो सकते हैं। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व विविध या बहुआयामी होता है और इस आयाम के कई पक्ष होते हैं। एक मनुष्य के जीवन का सामाजिक पक्ष होता है, उसके जीवन का आर्थिक पक्ष हो सकता है, उसके जीवन का राजनीतिक पक्ष भी होता है, उसके जीवन का सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष भी होता है। तो हर उसके जीवन की जब इतने पक्ष होते हैं तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि उसके जीवन के जितने भी पक्ष हैं उनका प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किसी एक समाज विज्ञान द्वारा किया जाता है। मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है, मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। और फिर एक बात और स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि मनुष्य के ये जो पक्ष हैं जीवन के, वे अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। यही वजह है कि हमारा सामाजिक पक्ष कई बार आर्थिक पक्षों से प्रभावित होता है, कई बार हमारा आर्थिक पक्ष हमारे सामाजिक और राजनीतिक पक्षों से प्रभावित होता है। यही वजह है कि हम मनुष्य के व्यवहार के किसी एक पक्ष को अकेले में नहीं समझ सकते। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस एक पक्ष को समझने के लिए बाकी दूसरे पक्षों को भी समझें। यानी इसको अगर हम सरल भाषा में समझाएं कि मनुष्य के व्यवहार के अगर हमें सामाजिक पक्ष को समझना है और वह सामाजिक पक्ष राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर टिका हुआ है या सांस्कृतिक पक्षों पर, तो हमें सामाजिक पक्ष का भी अध्ययन करना पड़ेगा, हमें आर्थिक पक्ष का भी अध्ययन करना पड़ेगा और उसके सांस्कृतिक पक्ष का भी अध्ययन, और इसके लिए हमें दूसरे विषयों की भी अध्ययन करना पड़ेगा। इसी दृष्टिकोण को अंतर अनुशासनात्मकता या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के नाम से जानते हैं कि किसी भी विषय का अध्ययन एकल रूप में, एकांगी रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार, क्योंकि समाज विज्ञानों में जो केंद्र है अध्ययन का वह मनुष्य है, उसकी इकाई मनुष्य है, मनुष्य का व्यवहार है। अब उस व्यवहार का अध्ययन और प्रत्येक समाजशास्त्र मनुष्य के किसी एक विशेष व्यवहार का अध्ययन करता है, परंतु उस विशेष व्यवहार का अध्ययन तब तक नहीं कर सकता बाकी जब तक उसे अन्य मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान ना हो। यही वजह है कि हमें राजनीति शास्त्र का, यदि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में करना है तो उसके साथ साथ हमें समाजशास्त्र के द्वारा मनुष्य के सामाजिक व्यवहार और अर्थशास्त्र द्वारा मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। यही दृष्टिकोण
आधुनिक युग में अंतरअनुशासनात्मकता या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी एक विषय के साथ साथ हमें दूसरे विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम मनुष्य के व्यवहार के बारे में अपनी समझ को या अपनी अंतर्दृष्टि को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को मैंने आपको कहा था कि दो भागों में बांटा जाता है। पहला है मानकीय या आदर्शात्मक, दूसरा अनुभवात्मक। इन दोनों में जो अंतर का मूल कारण उसकी पद्धतियां हैं, शोध पद्धतियां हैं। और ये अंतर हाल ही के वर्षों में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ तो राजनीतिक सिद्धांतों को दो भागों में स्वाभाविक रूप से बंटना पड़ा। पहला मानकीय सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा, दूसरा अनुभवात्मक सिद्धांत के रूप से जाना। ये माना गया कि राजनीतिक सिद्धांत की जो परंपरा प्लेटो से लेकर अब तक चली आ रही है वो मानकीय या आदर्शात्मक सिद्धांतों की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अर्थ ये है कि वहाँ पर मूल्यों और आदर्शों पर बल दिया गया है, जबकि अनुभवात्मक जो सिद्धांत है राजनीति विज्ञान का, वह राजनीति विज्ञान में मूल्यों पर या आदर्शों पर इतना अध्ययन पर बल नहीं देता है, बल्कि वह राजनीति विज्ञान को और एक विज्ञान ज़्यादा बनाने पर बल देता है। और इसके लिए मूल्य सापेक्षता या वैल्यू रिलेटिविलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, इस चीज़ को अगर हम गहरे रूप से समझें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के दो राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आदर्शात्मक, दूसरा है अनुभवात्मक। आदर्शात्मक जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आदर्शों पे बल देता है। और ये परंपरा राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान के जन्म से ही शुरू हो गई, जब प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, जो आज से 2500 साल पहले यूनान में लिखी गई, उसमें एक आदर्श राज्य की कल्पना की। अब आदर्श राज्य की कल्पना करना अपने आप में विषय को आदर्शी बनाता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उस रिपब्लिक का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। अब एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए तो उसके गुण क्या होने चाहिए, उसके मूल लक्षण, उसकी प्राप्ति कैसे होनी चाहिए, ये सारी विषय वस्तु प्लेटो के दर्शन में, प्लेटो की रिपब्लिक में अंतर्निहित है। और यही वजह है कि हम आदर्शात्मक दृष्टिकोण की शुरुआत प्लेटो से, राजनीति विज्ञान में प्लेटो से मान सकते हैं। और ये परंपरा लगभग द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक विद्यमान रही, जब हम राजनीति विज्ञान में नैतिकता और मूल्यों के अध्ययन पर बल देते थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के होने के बाद एक नया परिवर्तन आया कि हमें यह राजनीतिक यथार्थ, नैतिकता और मूल्यों पर बल देने के कारण राजनीतिक यथार्थ यानी जो वास्तविक रूप में घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में हमारी जानकारी बहुत कम थी। तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि हमें आदर्शों पर ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि जो यथार्थ है उसे समझना चाहिए। इसी दृष्टि रूप में अगर हम और ज़्यादा स्पष्ट करें कि क्या होना चाहिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या है, तो राजनीति विज्ञान इस रूप में दो दृष्टिकोणों में बंट गया। मानकीय दृष्टिकोण या आदर्शात्मक दृष्टिकोण इस बात का अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श नागरिक किसे कहते हैं, आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आदर्श संविधान किसे कहते हैं, आदर्श सरकार की किसे कहेंगे। तो ये सब परंपरागत राजनीति विज्ञान या आदर्शात्मक राजनीति विज्ञान की विशेषता थी कि वह आदर्श के अध्ययन पर बल देते थे और एक आदर्श की कल्पना करते थे और उस तक पहुंचने का मार्ग भी सुझाते थे। इस वजह से, क्योंकि आदर्शों पर बल देते थे, इसलिए मूल्यों पर बहुत ज़्यादा, मूल्यों का मतलब सभी जीवन मूल्य जो हम अपने समाज में रहने के लिए आवश्यक मानते हैं। इसलिए आदर्शात्मक दृष्टिकोण मूल्यों पर बल देता है। वो ये मानता है कि मूल्य मानव समाज के लिए बहुत ज़्यादा, व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए मूल्यों का रहना, मूल्यों का अस्तित्व समाज के लिए और एक अच्छे समाज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
यूनानी दर्शन को जब से हम ये मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत, राजनीतिक विचारों की शुरुआत लौकिक रूप से यूनानियों ने की, और यूनानियों ने सबसे पहले ही राज्य की समस्या, राज्य को एक आदर्श संस्था माना, और जिसका उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास है। यानी राजनीति विज्ञान के शुरुआती दौर में ही ये बात मान ली गई कि राज्य एक आदर्श संस्था है और उसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन का कल्याण करना है। तो लेकिन अगर हम एक सिद्धांत के रूप में मानेंगे तो ये सिद्धांत अर्धशादी सिद्धांत माना जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थितियाँ बदली। हम लोगों ने इस बात पर सोचना बंद कर दिया कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। हमें इस बात पर ज़्यादा चिंतित होने लग गए कि हम वास्तविक स्थिति क्या है, तो क्या होना चाहिए से उलट हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनुभवात्मक दृष्टिकोण से सोचने लग गए, जिसका उद्देश्य था कि क्या होना चाहिए की तुलना में क्या है पर बल दिया जाए। यानी जो राजनीतिक यथार्थ है, किसी एक आदर्श की कल्पना करने से की तुलना में एक आदर्श वास्तविक जगत में जो घटित हो रहा है, हाँ, भले वो अच्छा है या बुरा है, शुभ है या अशुभ है, उचित है या अनुचित है, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो राजनीति विज्ञान का आदर्शात्मक दृष्टिकोण, आदर्शात्मक सिद्धांत, मानकीय सिद्धांत आदर्शों पर बल देता है, जबकि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, जिसे हम अनुभवात्मक सिद्धांत कहते हैं, वह यथार्थ पर बल देता है, जो वास्तविक स्थिति है उसके अध्ययन पर बल देता है। और दूसरा है मूल्यों। देखिए, राजनीति विज्ञान में हमेशा एक विवाद रहा है कि मूल्य महत्वपूर्ण है या तथ्य महत्वपूर्ण है। मूल्य का अर्थ वो सभी है जिसमें एक मनुष्य को नैतिक रूप से जीवन जीने के लिए या समाज को नैतिक रूप से जीवन जीने के लिए आवश्यक जो पूर्व अपेक्षा है उन्हें हम मूल्य कहते हैं। अब वो मूल्य क्या है जीवन में या समाज के लिए, उनका आदर्शात्मक दृष्टिकोण उन मूल्यों का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण या अनुभवात्मक दृष्टिकोण अनुभवात्मक सिद्धांत ये बात कहता है कि मूल्यों के अध्ययन राजनीति विज्ञान का विषय नहीं है। हमें मूल्यों की जगह हमें जो वास्तविकता है उसका अध्ययन करना चाहिए, यथार्थ का अध्ययन करना चाहिए। इस वजह से राजनीति विज्ञान में मूल्यों और तथ्यों का एक विरोध उत्पन्न हुआ, जहाँ आदर्शात्मक सिद्धांत मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है, वहीं अनुभवात्मक सिद्धांत उसके उलट तथ्यों पर बल देता है कि मूल क्या होना चाहिए और क्या मूल्य अपनाए जाने होने चाहिए किसी समाज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। उसकी तुलना में महत्वपूर्ण ये बात है कि तथ्य क्या है समाज के, भले वो शुभ है, अशुभ है, उचित है, अनुचित है, हमें तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। अनुभवात्मक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि मानकीय आदर्शात्मक सिद्धांत मूल्यों के अध्ययन। ये माना अनुभवात्मक सिद्धांत वालों ने कि मूल्यों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का विषय नहीं है। मूल्यों के अध्ययन का उद्देश्य जो विषय करता है वह हमें नीतिशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो कोई भी किया गया कार्य अच्छा है या बुरा है, राजनीतिक रूप से अगर वे सक्षम हैं और उसके पर्याप्त परिणाम आ रहे हैं, तो अनुभवात्मक दृष्टिकोण ये कहेगा कि वो सही है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण ये कहेगा अगर उसमें मूल्यों की उपेक्षा हो रही है तो वे स्वीकार करने योग्य नहीं है। मूल्य सापेक्षतावाद इसी रूप में आधुनिक रूप में अनुभवात्मक सिद्धांत द्वारा पैदा किया, जिसका अर्थ ये है कि किसी भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी या अध्येता को अपने आप को मूल्यों से दूर रखना चाहिए और जो वास्तविक धरातल या वास्तविक यथार्थ है सिर्फ उसी के अध्ययन पर ही बल देना चाहिए। उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो किया गया है वो नैतिक रूप से उचित था या अनुचित या शुभ था या अशुभ। उसे सिर्फ इसी बात का क्या उसके पर्याप्त परिणाम आए जिस उद्देश्य के लिए उसको लागू किया गया। तो ये एक मूल्यों और तथ्यों का विवाद हमें राजनीतिक सिद्धांत के आदर्शात्मक और अनुभवात्मक दृष्टिकोण में मिलता है। जहाँ मानकीय दृष्टिकोण मूल्यों पर बल देता है, वहीं अनुभवात्मक सिद्धांत मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों पर बल देता है।